नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग इस वीडियो सीरीज में जेपीएससी के पेपर 2 के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए गए उसको सीक्वेंस वाइज समझ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक जो है वो झारखंड का इतिहास है। इसमें कुल मिला के 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से 16 मार्क्स का ये टॉपिक होने वाला है। इसमें कुल मिला के 7 सब टॉपिक है, जिसमें से 4 जो सब टॉपिक है हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो जैसे समय मिलता है आप उसे देख लीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में वहां समझाने का प्रयास किया गया है। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है मुंडामान की शासन व्यवस्था। इससे भी एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, तो चलिए आज इसको हम लोग समझते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो जो भी चीज आपको यहाँ पे समझाया जाएगा वो डिटेल नोट्स के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से समझाया जाएगा और उसका सारा बैकग्राउंड, उसका सारा कॉन्टेक्स्ट हम समझाएंगे। लेकिन वीडियो के अंत में चीजों को समराइज किया जाएगा और इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको एक पेज में यहाँ पे समराइज यहाँ पे किया गया, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हाईलाइट भी किए, कुछ इमेजेस भी यहाँ पे हम डाले हुए हैं ताकि रिविजन करने में आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना आए। बल्कि इस एक पेज में हम 2-2 टॉपिक को यहाँ पे समराइज किए। पहला तो आपका मुंडामान की शासन व्यवस्था, जो कि आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है उसका, और दूसरा टॉपिक हम लोगों का ढोकलो-सोर शासन व्यवस्था, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। उन दोनों टॉपिक को एक ही पेज में यहाँ पे हम कवर किए हुए हैं। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है, कोई भी टॉपिक को तो डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं जब एग्जाम करीब नहीं रहता उस समय, लेकिन जब जैसे जैसे एग्जाम आता है तो उस टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाते। और वो टॉपिक आप कितनों ही डिटेल में क्यों ना पढ़े हैं, अगर उसको रिवाइज नहीं कर पाइएगा तो एग्जाम हॉल में वो फैक्ट आपको याद नहीं रहेगा। और कहते हैं ना कि अगर कोई टॉपिक आप भले डिटेल में पढ़ लें, लेकिन एग्जाम हॉल में उस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आता है और उसको आप नहीं बना पाते हैं, तो एक तरह से वो आपके लिए कहिए कि फालतू चला जाता है। इसीलिए चीजों को समझने के लिए डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, उसका जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझना पड़ता है। वो चीज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में उसको समराइज किया जाएगा और आपको बताया जाएगा उसका समरी। वीडियो के अंत में आज हम लोग यहाँ पे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो में ये चीज समझ में आ गया है कि हमको शासन व्यवस्था में उसके अधिकारी और उसके कार्यों के बारे में पढ़ना है। चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आज हम लोगों का टॉपिक है मुंडामान की शासन व्यवस्था। तो जैसा कि हर वीडियो में आपको जिस भी शासन व्यवस्था होता है या वो शासन व्यवस्था जिस भी जनजाति से संबंधित होता है, उस जनजाति का बेसिक हम लोग जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि ये जनजाति जो है, शासन व्यवस्था जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, और उसका मुख्य जो एक तरह से कहिए इंट्रोडक्शन टाइप से जो इनका थोड़ा बहुत जानकारी होगा वो चीज हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो शासन व्यवस्था है वो हो जनजाति से संबंधित है। नाम में भले आपको दिख रहा होगा मुंडा मान की, तो मुंडा से आप ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या ये मुंडा शासन व्यवस्था है, तो नहीं, मुंडा लोगों का शासन व्यवस्था नहीं है, ये हो जनजाति का ही शासन व्यवस्था है। एक्चुअली इसी स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये लोग जो हैं वो मुंडा के वंशज माने जाते हैं, और इसीलिए इसको एक तरह से कहिए गांव का प्रधान को मुंडा नाम भी दिया गया होगा। तो चलिए सबसे पहले इनका नाम के मतलब के बारे में जान लेते हैं कि ये जो हो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है और इसका क्या शाब्दिक अर्थ यहाँ पे होगा। तो हो वर्ड के बारे में कहा जाता है ये आया हुआ है होरो शब्द से। तो होरो शब्द का मतलब जो होता है वो क्या होता है, मनुष्य। तो अपने आप को ये मनुष्य कहलाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से एक लाइन में याद रखिएगा, हो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मनुष्य होता है, क्योंकि हो जो आया है वो होरो शब्द से ही आया हुआ है। दूसरा चीज, एक लाइन जो आपको बताया गया कि यहाँ पे आपको मुंडा मान की यानी मुंडा शब्द देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बैकग्राउंड में जाइएगा या एक तरह से इतिहास में जाइएगा तो कहा जाता है ये कहीं ना कहीं मुंडाओं के ही वंशज रहे हैं। बल्कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि खरवार जनजाति से ही संथाल है, मुंडा है, हो जनजाति, ये सब निकले थे, कि पहले एक ही ग्रुप में थे, बाद में धीरे धीरे ये लोग का अलग ग्रुपिंग हो गया और अलग अलग जनजाति के तौर पे ये जानेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट स्लाइड में याद रखना है इनको। हम लोग हो को जो शब्द निकला है वो होरो से निकला है, इसका अर्थ मनुष्य होता है और ये मुंडा के वंशज माने जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस जनजाति के बारे में कि प्रजातीय दृष्टिकोण से ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो झारखंड के जितने भी जनजाति हैं वो सभी के सभी आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में। और ये चीज पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि इसको याद आपको करना नहीं है, क्योंकि जितने भी जनजाति हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में ही आते हैं। तो कोई दूसरा जनजाति किसी दूसरे कैटेगरी में आता तो याद करना पड़ता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसीलिए इसको याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसका भाषा। तो जो भाषा है
वो इनके जनजाति के नाम पे ही रखा गया है, अर्थात हो जनजाति भी है और भाषा का नाम भी जो है वो हो ही है। और ये जो है वो किस भाषा परिवार में आते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में यहाँ सॉरी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आते हैं। और ये भी आपको बताया गया था कि झारखंड के दो जनजातीय भाषा मुंडा कुड़ुक और जो आपका मालतो है, ये द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। बाकी जितने भी जनजातीय भाषा है वो आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक में ही आते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उम्मीद करते हैं आप लोग सब कोई ये चीज जानते होंगे। अब हम लोग देखते हैं ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, यानी इनका जनसंख्या या बसावट जो है वो झारखंड के किस इलाके में है। तो ये सामान्यतः ज्यादातर जो है वो कोल्हान क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, कोल्हान डिवीजन में। कोल्हान डिवीजन में भी अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से 3 यहाँ पे जिला आते हैं, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इससे सटा हुआ एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के भी कुछ जिले में आपको हो जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंहभूम है जिसमें दोनों सिंहभूम आएगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा है सरायकेला और खरसावां जो कि कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें इनका बसावट या एक तरह से कहिए पॉपुलेशन दिखेगा। अगर आप पड़ोसी राज्य उड़ीसा में जाइएगा तो उसका मयूरभंज और क्योंझर, ये 2 जगह है जहां पे हो जनजाति की बहुलता देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लोग जान लिए कि ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सोशल कंट्रोल को, यानी कोई भी समाज है तो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं जो कि सामाजिक शांति को या समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह के जो पीडीएफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे सरकारी वेबसाइट है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, या स्टेट वाइज भी आप जाइएगा तो इस तरह के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जिसमें जनजाति के बारे में डिटेल दिया गया, उसका जीवनी, उसका शासन व्यवस्था। तो उसी में से एक पीडीएफ में जो दिया गया है तो उसी से हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको हम निकाल लिए हैं और वो आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करें। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे इसके शासन व्यवस्था के बारे में। तो जैसे कि शासन व्यवस्था में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्रशासनिक इकाई होते हैं और उसी इकाई के तहत यहाँ पे शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जैसे वर्तमान समय में अगर हम लोग देश को देख ले तो सबसे जो एक तरह से कहिए टॉप लेवल का प्रशासनिक इकाई होता है वो क्या होता है, देश होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, राज्य होता है, और तीसरा स्थानीय शासन होता है जिसमें हम लोग पंचायत, नगर पालिका वगैरह को ले सकते हैं। तो उसी तरह से इसको भी 3 कैटेगरी में यहाँ पे क्या किया गया है, बांटा गया है। अब 3 कैटेगरी में अगर यहाँ पे बांटा गया है तो देखिएगा सबसे यहाँ पे विलेज लेवल पे, अगर गांव लेवल पे देखेंगे तो गांव लेवल का जो हेड होता है या प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो होते हैं मुंडा। तो गांव में मुंडा कहलाते हैं प्रशासनिक एक तरह से प्रमुख। दूसरा, गांव बहुत सारे गांव मिलके एक क्या बनाएंगे, पीढ़। जैसे कि क्या होता है, गांव मिलके क्या बनता है, गांव मिलके ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से जिला बनता है, इस तरह से जिला होते हैं, राज्य बनते हैं। तो इस तरह से राज्य बनेगा, राज्य बहुत सारे राज्य मिलते हैं तो क्या बनते हैं, देश बनते हैं। तो उसी तरह से कई गांवों के मिलने से एक यहाँ पे पीढ़ या पीर बनता है, और इस पीढ़ के जो हेड होते हैं उसको कहलाते हैं ये मानकी। तो सेकंड स्टेप में या सेकंड प्रशासनिक इकाई जो होता है वो मानकी होता है, और मानकी उनके अधिकारी। और इसीलिए इस शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के तौर पे भी जानते हैं। उसके बाद जो सबसे सुप्रीम एक तरह से कहिए प्रशासनिक इकाई है उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं 3 मानकी बोलता है, कहीं पाला बोलता है। तो जो आपको पीडीएफ अभी दिखाया गया था उसमें पाला बोला गया है, और आप कई ऐसे किताब देखिएगा झारखंड के तो उसमें 3 मानकी भी बोला गया। तो दोनों चीज आपको आगे हम बताएंगे, याद रखिएगा। ये तीसरा प्रशासनिक इकाई है और इसके जो हेड होते हैं इसको बिसोई के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा 3 यहाँ पे हेड है, मुंडा, मानकी और बिशोई, तीनों अलग अलग प्रशासनिक इकाई के हेड होते हैं। तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं गांव के बारे में, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे पीढ़ के बारे में, फिर लास्ट में 3 मानकी या पाला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांव के शासन से। तो गांव का शासन जो होता है वो गांव के लोगों के द्वारा ही एक तरह से कहिए किया जाता है या चलाया जाता है। गांव के लोग ही अपने ही बीच से एक प्रशासनिक अधिकारी को चुनेंगे और उन्हीं के द्वारा वहां पे शासन किया जाता है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने ही बीच से सांसद या विधायक को चुनते हैं, वही लोग हमारे प्रतिनिधि के तौर पे विधानमंडल में या एक तरह से कहिए संसद में जाते हैं और जो भी नियम कानून बनाना हो उसमें अपना भागीदारी निभाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले अगर गांव में जाए तो गांव में क्या आपको देखने को मिलेगा, एक है ग्राम सभा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ग्राम सभा देखने को मिलेगा। अब ये जो ग्राम सभा है उसके बारे में अगर देखिएगा तो कहा जाता है ये ग्राम सभा आखिर बनता किससे है। तो ग्राम सभा वर्तमान समय में अगर देखिएगा तो किससे बनता है, जो भी आपके उस गांव के 18 साल के जो व्यक्ति हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो उस गांव के ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उस गांव के जो परिवार होंगे उस परिवार का एक हेड होगा, और सामान्यतः जनजातीय परिवार में जो हेड होता है वो पुरुष ही होता है। तो उस हेड के मिलने से ही एक यहाँ पे ग्राम सभा का निर्माण होगा,
और इस तरह से यहाँ पे ग्राम सभा में हर 18 साल से बड़े व्यक्ति यहाँ पे नहीं होंगे इनके सदस्य, बल्कि परिवार का जो मुखिया होगा वो इसका सदस्य होगा। उसी को यहाँ पे लिखा भी गया है कि यहाँ पे ये जो है वो परिवार का मुखिया, हाउस होल्ड हेड जो है, यानी घर का मुखिया जो होगा वही ग्राम सभा का क्या बनेगा, सदस्य बनेगा। तो आपको याद रखना है, हो जनजाति के यहाँ जो ग्राम सभा होते हैं उसके सदस्य कौन होते हैं, तो परिवार के मुखिया होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं परिवार के ये जो मुखिया हैं उनका काम क्या, या ग्राम सभा का जो सदस्य है उनका काम क्या है। तो ये नॉमिनेट करते हैं किसी एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति को किसको नॉमिनेट करेंगे, जिससे वो गांव चलेगा, यानी गांव का जो हेड होंगे, प्रधान होंगे, उसको वो नॉमिनेट करेंगे। तो नॉमिनेट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नॉमिनेट किया जाता है मुंडा को, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे इस हो जनजाति के गांव में जो प्रशासनिक इकाई का जो, यानी एक तरह से ये सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई गांव का जो हेड होता है वो कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मुंडा ही कहलाता है। तो हर एक परिवार का जो मुखिया होता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब इसी ग्राम सभा के सदस्य में से एक व्यक्ति को मुंडा का दर्जा दिया जाएगा, और इस तरह से किसी एक परिवार का जो हेड होगा उसको मुंडा का दर्जा मिलेगा। और मुंडा जो यहाँ पे बनेगा वो एक तरह से कहिए गांव का प्रशासनिक हेड भी होगा। गांव का अगर प्रधान कहेंगे तो प्रधान तो तीनों का हेड होता है, प्रशासनिक हेड भी होगा, न्यायिक हेड भी होगा, और मालगुजारी या लगान या टैक्स से संबंधित अगर कोई काम करना होगा तो उससे संबंधित भी एक तरह से कहिए प्रमुख अधिकारी के तौर पे जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है, उनको उसको कौन किसके नाम से जानते हैं, मुंडा। तो गांव में पहले टैक्स वसूला जाता था, तो टैक्स गांव में वसूलने का काम कौन करेंगे, मुंडा, या मुंडा जिसको भी नियुक्त करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह से चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो न्यायिक हो, धर्म के मामले में कोई निर्णय लेना हो, या एक तरह से कहिए प्रशासन से संबंधित हो, या कहिए टैक्स से संबंधित हो, सभी में मुंडा का भागीदारी आपको देखने को मिलेगा। तो गांव का एक तरह से हेड जो है वो मुंडा है, ये याद रखिए। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, आपको दे देगा हो जनजाति में जो मुंडामान की शासन व्यवस्था, या मुंडामान की नहीं भी लिखेगा, आपको लिखेगा हो जनजाति में गांव का प्रधान कौन होता है, और मुंडा आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको लगेगा कि हो जनजाति में मुंडा कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है, मुंडा के ही वंशज ये माने जाते हैं, इसीलिए हो सकता है इनके जो हेड है उसको मुंडा कहा जाता होगा। तो उम्मीद करते हैं ये स्लाइड में जो भी चीज आपको बताया गया वो आपको याद रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि देखिए कोई भी गांव है तो गांव के जो हेड होते हैं उसका सहायता के लिए कई अधिकारी होते हैं। हम लोग पिछले 4 शासन व्यवस्था पढ़ चुके हैं, चारों शासन व्यवस्था में बताया गया है कि गांव के हेड के कुछ एक तरह से कहिए सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे जो अधिकारी है उसका नाम है डकुआ, या डाकुआ के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। जैसे प्रमाणिक हो गया या गुड़ाइत हो गया, ये लोग क्या करते थे, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। अगर कोई बैठकी है, कुछ प्रशासनिक अधिकारी को बुलाना है, गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उसको बुलाना है, गांव में ग्राम सभा का बैठक कराना है, तो कौन जाएगा, मुंडा नहीं जाएगा। मुंडा किसको भेजेगा, डाकुआ को भेजेगा, वही गांव गांव में सूचना देगा, और इस तरह से जब भी जहां पे उपस्थित होने का बात होगा ये उसको बताएगा, लोग वहां पे उपस्थित होंगे। तो इसका मुख्य रूप से अगर हम काम देखें डाकुआ का, तो ये कहा जाता है ये मुंडा के सहायक होते हैं, और दूसरा ये जो होते हैं सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करते हैं। तो ये 2 काम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये याद रखिएगा। अब इसके अलावे 2 यहाँ पे धार्मिक अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, यानी धर्म से संबंधित लोग, जुड़े हुए लोग मिलेंगे। एक का नाम हम लोग दिवरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है यात्रा दिवरी। तो दिवरी और यात्रा दिवरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, दोनों धर्म से ही संबंधित है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोलता है दिवरी के बारे में कि सामाजिक और धार्मिक पर्व त्योहार का जो पूजा पाठ होता है वो किसके द्वारा होगा, दिवरी। मतलब गांव में जो भी पूजा पाठ हो रहा है, धर्म है, रीति रिवाज है, तो वो सब में किसका भागीदारी होता है, दिवरी का होता है। अब धर्म से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना, कोई अपराध हो गया है जो कि धर्म से संबंधित है, तो उसका क्या दंड होगा, नहीं होगा, ये सारा विचार विमर्श जो है मुंडा किसके साथ करेगा, तो दिवरी के साथ करेगा। और दिवरी का सहायता जो करता है वो कौन करता है, यात्रा दिवरी। तो यात्रा दिवरी भी पूजा पाठ से ही संबंधित है। गांव के जो भी देवी देवता होते हैं उसका पूजा पाठ जो करवाया जाता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, यात्रा दिवरी के द्वारा ही करवाया जाता है। और जैसे कि कहा गया कोई धार्मिक अपराध करते हैं और उसके लिए दंड अगर तय करना है, तो चूंकि ये धर्म गुरु के तौर पे होते हैं, तो दोनों आपस में विचार करते हैं और फिर मुंडा को अपना राय देते हैं, फिर मुंडा जो है वहां अपना निर्णय सुनाता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं दिवरी और यात्रा दिवरी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जैसे संथाल में आपको नायके बताया गया, उसी तरह से पूछेगा हो जनजाति में कौन धर्म या धार्मिक मामलों को देखता है, तो यहाँ पे दिवरी जो है या यात्रा दिवरी जो है धर्म से संबंधित है। अब चलिए गांव के बारे में या गांव के जो भी प्रशासनिक इकाई से संबंधित जो अधिकारी थे उसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब सेकंड स्टेप हम लोगों का होता है वो है आपका मानकी, यानी कई गांवों के मिलने से, कई बल्कि नहीं, यहाँ पे 5 गांव आपको देखने को मिल रहा है कि 5 से यहाँ पे जो 10 गांव है उसके मिलने से आपका जो बनता है पेड़ बनता है या पीर बनता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा
कि पीड़ जो है वो 5 से 10 गांवों के मिलने से बन रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी होंगे। तो दो मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ देखने को आपको मिलेगा। एक को तो हम लोग जानते हैं मानकी के नाम से, जो कि वीडियो के शुरुआत में ही आपको यहाँ पे बताया गया है। दूसरा जो है आपका तहसीलदार, जो कि मानकी का क्या करेगा, सहायता करेगा। जैसे कि अभी आपको बताया गया, मुंडा गांव में टैक्स रहता है, तो गांव में जो टैक्स लेगा तो 5 गांव का टैक्स को जमा करने के लिए मानकी हर गांव नहीं जाएगा, वो तहसीलदार को बोलेगा कि 5 गांवों से आप तुम टैक्स जो कलेक्ट किया गया उसको लाओ और हमको दो। फिर मानकी जो है वीडियो सीओ या जिसको भी देना होगा आगे वो टैक्स को ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानकी के बारे में। आखिर ये मानकी जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। तभी आपको बताया गया है कि मुंडा जो चुने जाते हैं किसके द्वारा, तो गांव के ग्राम सभा। गांव का ग्राम सभा कैसे बनता है, तो गांव के परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके मिलने से ग्राम सभा बनता है। अब यहाँ पे वही चीज को आपको थोड़ा रिपीट करना है। जैसे मानिए चलिए यहाँ पे 5 गो यहाँ पे मुंडा है और 5 गांव के मुंडा से मिलके यहाँ पे ये जो है पीड़ का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब ये 5 गांव के जो मुंडा होंगे वही इसको नॉमिनेट करेंगे। मतलब इस मानकी का नॉमिनेशन जो होगा वो 5 गांव के मुंडाओं के द्वारा होगा। अगर पीड़ जो है 5 गांव का बना हुआ है, अगर 10 गांव का है तो 10 गांव के मुंडा नॉमिनेट करेंगे। तो इस तरह से अगर पूछा जाए मानकी को नॉमिनेट कौन करते हैं, तो मानकी नॉमिनेटेड बाय मुंडाज, यानी कि जिस भी है ना गांव से वो पीड़ का बना है उस गांव के जो मुंडा होंगे वही अपने बीच से या किसी एक गांव के जो सदस्य होंगे उनके बीच से अपना एक अधिकारी चुनेंगे जिसको मानकी के तौर पे हम जानते हैं। अब मानकी का काम क्या है, तो बहुत सारे ऐसे मामले जो होते हैं वो गांव स्तर पे नहीं सुलझते। जैसे कि हम लोग कोर्ट के मामले में या न्यायिक अगर हम लोग पद्धति देखें वर्तमान में भारत सरकार में या भारत में, तो जिला कोर्ट होता है, जिला कोर्ट में मामला नहीं सुलझा तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट। तो उसी तरह से कोई मामला गांव में नहीं सुलझता है, तो गांव में नहीं सुलझता है तो वो कहाँ जाएगा, आपका पीड़ में जाएगा। और पीड़ का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, मानकी। तो मानकी उसको सुलझाने का काम करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बोलता है कि जो भी यहाँ पे मामला गांव में नहीं सुलझता उसको प्रिसाइड कर दिया जाता है, आगे रेफर कर दिया जाता है और वहां पे ही उसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, उसको एक तरह से कहिए विवाद का निपटारा किया जाता है। तो मानकी को याद रखिएगा, ये जो है सेकंड स्तर का प्रशासनिक इकाई है जो कि पीड़ कहा जाता है, पीड़ का अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से ये है। अब मानकी का जो सहायक होते हैं उसको बोलते हैं तहसीलदार। जैसा कि आपको बताया गया कि गांव में जो टैक्स, गांव के जो अधिकारी है मुंडा, वो जो टैक्स वसूलेगा वो टैक्स किसको देगा, ये तहसीलदार को। फिर तहसीलदार लाके किसको देगा, मानकी को। तो इस तरह से मानकी तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं को मालगुजारी वसूलता है या मुंडाओं से मालगुजारी वसूलता है। तो उम्मीद करते हैं ये स्लाइड में भी जो चीज आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल रहा होगा हम लोग 2 प्रशासनिक इकाई पढ़ लिए। अब सबसे टॉप लेवल का जो प्रशासनिक इकाई होगा वो है आपका पाला या 3 मानकी के नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो मुख्य अधिकारी है उसको हम लोग बोलते हैं बिसोई। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूछा जाएगा हो जनजाति का जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है उसका सबसे ऊंचा प्रशासनिक इकाई कौन है, तो आपको याद रखना है या तो पाला ऑप्शन मिलेगा, ये पीडीएफ में दिया हुआ था जो हम आपको दिखाए थे। कई किताब में जो है वो झारखंड की किताब में 3 मानकी बोलता है, तो दोनों आप नाम याद रखिए, जो भी ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप निर्णय लीजिएगा। तो इस तरह से पाला या 3 मानकी होते हैं और इसके प्रशासनिक हेड जो होते हैं वो बिसोई होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बिसोई है उसको कौन चुनता है। तो सबसे पहले तो ये दिया है, ये सेक्युलर हेड होते हैं यानी प्रशासनिक हेड जो होते हैं वो पाला के होते हैं, कौन, तो बिसोई। अब यहाँ पे दिया गया है ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा होते हैं, मानकी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा कि मुंडा का नॉमिनेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, गांव के जो परिवार के मुखिया होते हैं उसके द्वारा होता है। फिर मुंडा जो होते हैं वो किसको करते हैं, तो मानकी को एक तरह से कहिए आपका नॉमिनेट करते हैं। फिर मानकी किसको नॉमिनेट करेंगे, तो मानकी नॉमिनेट करेंगे किसको, तो बिसोई को नॉमिनेट करेंगे। बिसोई को ये क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरह से एक एक स्टेप कैसे कैसे नॉमिनेट किया जा रहा है ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा ये नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं, मानकी के द्वारा किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब ये प्रशासनिक इकाई हम पढ़ लिए तो क्या प्राचीन काल से ब्रिटिश काल से लेके वर्तमान तक क्या यही रहा है, तो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। ब्रिटिश काल में थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, फिर वर्तमान में थोड़ा प्रशासनिक इकाई के नाम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्रिटिश काल में क्या इसका इतिहास या इसके संदर्भ में क्या जानकारी हमको रखना है। तो सबसे पहले इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था, तो उम्मीद करते हैं इसीलिए हम शुरुआत में ही बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन इस बार हम इस वीडियो के अंत में यहाँ पे बताएंगे, तो वहां पे भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि कोल्हान क्षेत्र में मानकी मुंडा दायित्व जो है वो ब्रिटिश काल में क्या रहा था। तो थोड़ा बहुत हम आपको इतिहास में ले चलना चाहते हैं जिसमें आपको पता होगा 20 और 21 के समय
यानी कि 1820 और 21 के समय में हो विद्रोह हुआ था। और हो विद्रोह के बारे में थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा, आप पहले से पढ़े होंगे, तो मेजर रफसेज को यहाँ पे भेजा गया था। रोरो नदी के तट पे युद्ध भी हुआ था। इस तरह से यहाँ पे हो क्षेत्र को बाद में अंग्रेजों के अधीन ले आया गया। बल्कि यहां तक भी आपको बताया गया था कि हो क्षेत्र का जो लड़ाई हो रहा था एक तरह से, या हो लोगों का जो लड़ाई हो रहा था, वो यहाँ के स्थानीय राजाओं के साथ भी हो रहा था, जिसमें वो राजा का नाम एक आता है पूराहाट और दूसरा जो है दर्पनाथ शाह, जो कि आपका नागवंशी राजा था। कहा जाता है इन दोनों के संयुक्त सेना को हो लोगों ने यहाँ पे पराजित किया था। तो इतना ज्यादा ये लोग है ना शक्तिशाली थे, राजाओं की सेनाओं तक को ये पराजित कर रहे थे। तो इस तरह से जब यहाँ के राजा इसको पराजित नहीं करने सके तो ये किसका संरक्षण एक तरह से स्वीकार करेंगे? अंग्रेज का। तो इस तरह से घर का जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाय वाला, तो वही बात यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे आपस में ही यहाँ पे लड़वा दिया जा रहा है। राजा अपने प्रजा से लड़ रहा है और इसको लड़वाने में सहायता कौन कर रहा है? अंग्रेज। तो इस तरह से अंग्रेज जब यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से अंग्रेज यहाँ पे मेजर रफसेज को और भी कई अधिकारी को यहाँ भेजेंगे और हो का जो इलाका रहेगा, जो कोल्हान क्षेत्र ये आपको बताया गया शुरुआत में, उस पे ये लोग कब्जा कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ कब्जा कर लेंगे तो अपना नियम और कानून को ये लोग थोप देंगे। और देखिए एक चीज आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेज सामान्यतः ये चाह रहे थे कि विद्रोह ना हो, और विद्रोह ना होने के कारण या ना हो इसलिए वो लोग कुछ कुछ प्रशासनिक इकाई को मान्यता दे रहे थे, या प्रशासनिक उसका पारंपरिक जो प्रशासन था उसको मान्यता दे रहे थे। कुछ उसी तरह का यहाँ घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो जो एरिया को यहाँ पे कवर कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसको एक नाम दिया गया और उसको नाम दिया गया कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। और इस तरह से यहाँ पे कुछ नियम कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा एक तरह से कहिए लागू किए गए, और यहाँ जो इसका स्थानीय शासन था उसको मान्यता भी दिया गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि यहाँ पे इससे संदर्भित या इससे आगे क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इससे आगे अगर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा देखिएगा तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है ठीक इसके 10 साल बाद यानी 2021 के बाद आपका 31-32 के आसपास यहाँ पे कोल विद्रोह होता है। और कोल विद्रोह में लगभग सभी जनजाति, झारखंड के जितने भी जनजाति थे, वो आपस में मिलके या सभी मिलके यहाँ पे एक तरह से कहिए विद्रोह करते हैं। केवल एक क्षेत्र हजारीबाग का छोड़ दिया जाए तो कहिए कि पूरा झारखंड का जो क्षेत्र था इस विद्रोह से प्रभावित हुआ था। और इस विद्रोह के बाद एक प्रशासनिक इकाई भी बना था जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं इसके बारे में आप जानते भी होंगे, जिसका नाम है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसको रेगुलेशन 13 के तहत 1833 में इसको लागू किया गया था और ये लागू हुआ था एक तरह से कहिए, या एजेंट यहाँ पे प्रथम नियुक्त किया गया था 1834 में। यहाँ पे होता क्या था, एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया और इस प्रशासनिक इकाई को एक एजेंट के अधीन रखा गया और वो एजेंट जो था वो डायरेक्ट एक तरह से कहिए गवर्नर के अधीन होता था। जैसे अभी क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो सीएम को हटा दिया जाता है और राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति के अधीन रह के यहाँ पे काम करते हैं। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे था कि यहाँ के जनजाति जो है बार बार विद्रोह कर रहे थे, तो इसको एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया और उस इकाई का जो हेड था उसको एजेंट को बनाया गया। एजेंट डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे और इस तरह से कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो बहुत तेजी से यहाँ निर्णय लिया जा सकता था। और कुछ ऐसे मान्यताएं थे, पारंपरिक शासन व्यवस्था था, उसको यहाँ पे एक तरह से कहिए यहाँ पे मान्यता भी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि रेगुलेशन 13 के तहत यहाँ पे एक प्रशासनिक इकाई यहाँ पे घोषित किया गया जिसको कोल्हान प्रशासन के नाम से जानते हैं और एजेंट का नाम तो ऑलरेडी आपको पता होगा, कैप्टन विल्किंसन इसको रखा गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे ये जो बनाया गया या एक तरह से कहिए कि ये जो कोल्हान प्रशासन लागू किया गया उसका कुछ ना कुछ अपना क्या रहा होगा, उद्देश्य रहा होगा। क्योंकि अंग्रेज अपने मतलब से कभी भी मतलब यहाँ के लोगों के मतलब से कभी भी कोई काम करते नहीं थे। उनका जब मतलब एक तरह से होता था या उनको कहीं फायदा दिखता था तभी वो काम करते थे, भले उनके फायदा में कभी कभी हम लोगों का भी फायदा हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख इनका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य में अगर पहला उद्देश्य दिखे गया तो बोलता है स्थानीय सरकार, जिसको अभी हम लोग मुंडा मान की सरकार के नाम से जानते हैं, को सुरक्षित रखना। अब इसको सुरक्षित रखने में अंग्रेजों का क्या फायदा था, तभी आपको बताया गया कि गांव का जो टैक्स वसूलता था वो कौन वसूलते थे, मुंडा। मुंडा किसको फिर टैक्स देता था, तहसीलदार के माध्यम से मानकी को देता था और इस तरह से होते होते अंग्रेज के पास चला जाता। तो अंग्रेज को डायरेक्टली गांव में जाके टैक्स वसूलने का आवश्यकता नहीं था, मुंडा के माध्यम से वो टैक्स वसूल सकता था। तो इस तरह से उनका प्रशासनिक इकाई को भी मान्यता मिल गया और साथ ही साथ यहाँ पे वो टैक्स वसूलना भी उनके लिए आसान हो गया। तो पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है, जनता के साथ सरकार का सीधा संबंध। अब जनता और सरकार के बीच सीधा संबंध होने से क्या फायदा होगा, जनता को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होगा तो वो सरकार के पास रखेगी। तो सरकार अगर उस मामला को सॉल्व कर सकती है सॉल्व करेगी, अगर नहीं कर सकती तो उसको अगर कोई तरह का विद्रोह हो जाएगा तो उसको एक आभास हो जाएगा
कि लोग इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं पूरा करेंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे। तो अगर सीधा संपर्क होगा तो उस मामला को या तो सुलझा दिया जाएगा या मामला को एक तरह से कहिए वहां सुलझा दिया जाएगा, और नहीं तो उसको दबाने का उपाय किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इनका दूसरा फायदा था। तीसरा फायदा क्या था? विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम में ही करना। अब देखिए, हर विवाद को अंग्रेज के सामने ले जाना, आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद यहाँ पे कोर्ट वगैरह भी बनता है, कलकत्ता में कोर्ट वगैरह बना था, तो न्यायिक व्यवस्था पे भी कंट्रोल कर चुके थे अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि हर मामला यहाँ पे न्यायालय में ही आ जाए, क्योंकि लोड बढ़ जाएगा, इसीलिए चाह रहे थे गांव का मामला यदि गांव में ही सुलझ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मामला का निपटारा गांव में हो जाए, इसका भी एक उद्देश्य यहाँ पे रहा था। दूसरा है बाहरी लोग यहाँ पे प्रवेश ना करें। देखिए, यहाँ पे जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए उसका मुख्य कारण में से एक कारण रहा है बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश और उनके द्वारा किया जाने वाला अत्याचार। तो अंग्रेज तो यहाँ आ ही चुके थे, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ के जमीन जो है बाहरी लोग ले, और बाहरी लोग के कारण यहाँ लोग यहाँ या वो जनजाति के लोग यहाँ पे विद्रोह करें। तो इस तरह से अपने फायदे के लिए अपने तो आ गए, लेकिन दूसरे को आने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि दूसरे के कारण जो यहाँ विद्रोह हो रहा है उसको ये लोग झेलना नहीं चाह रहे थे। तो ये भी एक इनका कारण था। दूसरा है आगे जाके इनको एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिलता है, यानी कि यहाँ के लोगों को, यानी हो जनजाति के लोगों को एक हकूकनामा मिलता है। हकूकनामा क्या होता है? जमीन का एक पट्टा जैसा होता है, जिसमें माना जाता है कि इस जमीन का अधिकारी वही है। तो इस तरह से यहाँ पे मानकी और मुंडा को अलग अलग सनद पट्टा निर्गत किया गया और प्रधान ठहराया गया, मतलब कौन किसका हेड है उसको बताया गया। तो बोला गया ग्राम का हेड को क्या बोलेंगे? मुंडा, एरिया का हेड को क्या बोलेंगे? मानकी, और पीड़ को हेड को क्या बोलेंगे? पीड़ मानकी। तो देखिए, उस समय का प्रशासनिक इकाई और है ना नाम थोड़ा सा अंतर होगा। वर्तमान में अभी जो आपको हम बताए उसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, तो थोड़ा तो समय के साथ डिफरेंस आते रहता है, तो उसमें आपको ज्यादा जाना नहीं है। बस आपको याद रखना है कि उस समय यहाँ पे जो भी गांव के हेड थे उसको मान्यता दिया गया, किसके द्वारा? विल्किंसन के द्वारा। और ये क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि अभी हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दिया गया। तो उसका सही आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन। तो इस तरह से ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा चीज, यहाँ लास्ट लाइन में अगर हम देखें, कंक्लूजन करें, तो लास्ट लाइन में आपको बताया गया है जब देश हम लोगों का 1947 में आजाद होता है तो वहां पे कहा गया है कि ये जो इसका पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको सरकार मान्यता दी, बल्कि वर्तमान समय में भी ये मान्यता दिया हुआ है। और इसीलिए तो यहाँ पे आपको जब प्रशासनिक अधिकारी आप बनने वाले हैं तो ये सारा चीज पहले से बताया जा रहा है कि देखिए, अलग से पंचायती राज है, स्थानीय शासन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इनका जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको भी मान्यता दिया गया है सरकार के द्वारा। तो इस तरह से आज हम लोग स्लाइड के माध्यम से यहाँ सारा चीज यहाँ पे समझ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हम समराइज करेंगे माइंड मैप में। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का होगा वो ढुकलोसोर होगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। अब चलिए आपको यहाँ पे हम समराइज करते हैं, यहाँ पे जो आपको माइंड मैप में बताया गया है उसको हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आपको जो भी चीज बताया गया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, बस 2 से 4 मिनट यहाँ पे लगेगा, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे चीजों को रिवाइज करवा देते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे परिचय दिया गया है। परिचय में हो के बारे में दिया गया है, ये किस वर्ड से आया है? होरो शब्द से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। और ये जो है किसके वंशज माने जाते हैं? तो मुंडा के वंशज माने जाते हैं। दूसरा है, झारखंड में प्रवेश से पहले ये खरवार कहे जाते थे, उसी से मुंडा, हो और आपका संथाल ये लोग निकले हुए। नेक्स्ट हम लोग देखे थे ये किस समूह में आते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में। भाषा इनका हो है और इनका भाषा परिवार जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो जैसे आपको स्लाइड में पूरा डिटेल में बताया गया वही चीज को आप कैसे 2 से 4 मिनट में रिकॉल कीजिएगा, ये चीज आप देखिए। फिर मुख्य स्थान इसका क्या है? तो सिम्बू में सरायकेला है, खरसावां है जो कि कोल्हान डिवीजन झारखंड में आता है, मयूरभंज और क्योंझर है जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है। फिर है गवर्नेंस सिस्टम, इसका 3 टीयर का सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट ईयर विलेज लेवल में मुंडा हेड होता है, रीजनल काउंसिल जो होता है मिडिल लेवल में जिसको पीड़ बोलते हैं वहां मानकी होता है, और ट्राइबल काउंसिल में जो होता है यानी कि सबसे टॉप लेवल का जो होता है ट्राइबल काउंसिल बोलते हैं, उसका जो होता है वो पाला या बिसोई के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं शासन व्यवस्था में सबसे पहला यहाँ पे नाम आता है यहाँ पे गाँव। तो गांव जो आता है उसको हम लोग यहाँ पे देखें, उससे पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको चीजों को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए इरेज हो गया। अब इसको हम लोग गांव के जो अधिकारी हैं उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए, तो गांव में अगर आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले किसके बारे में बताया गया था? मुंडा। मुंडा गांव का क्या होता है? प्रधान होता है। प्रशासनिक हो चाहे न्यायिक हो चाहे वो लगान माल गुजारी से संबंधित हो, ये सबका हेड होता है। उसके बाद ये नॉमिनेट किसके द्वारा होते हैं? तो विलेज काउंसिल के द्वारा होते हैं। और विलेज काउंसिल जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो घर के मुखिया के द्वारा ये बनता है।
मुंडा के बारे में दिया गया है ना, कि मुंडा का सहायता कौन करता है? ढकुआ। इसका मुख्य काम क्या है? सूचना पहुंचाने का काम। उसके बाद है दिवरी। दिवरी का काम क्या है? तो धर्म से संबंधित जो भी पूजा पाठ होगा वो यही करवाएगा। अगर कोई धार्मिक अपराध करता है तो उससे संबंधित जो दंड लेना होगा या तय करना होगा वो कौन करेगा? तो दिवरी करेगा। और इसी का सहायता कौन करते हैं? यात्रा दिवरी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पीड़ के बारे में। तो बहुत सारे गांव जो होते हैं, 5 से 10 गांव जो होते हैं, वो मिलके क्या बनते हैं? पीड़ बनते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कोई कोई ऐसा पीड़ होता है जिसमें एक से अधिक मानकी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम घंटी का साइन बनाया, पूजा पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 या 3 यहाँ इमेज बनाया जिससे पता चलेगा 2 या 5 से 10 गांव के मिलने से यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका पीड़ बन रहा है। फिर मानकी का नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुंडा के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से इंटर विलेज डिस्प्यूट, यानी कि एक गांव का दूसरे गांव से विवाद हो जाएगा तो भी कौन इसको निपटारा करेंगे? तो मानकी करेंगे। तहसीलदार के बारे में दिया गया है कि तहसीलदार क्या करता है? तो मानकी का सहायक है। और मुंडा जो भी टैक्स वसूलते हैं वो तहसीलदार के माध्यम से ही आपका कहां पे जाएगा? मानकी के पास जाएगा। उसके बाद 3 मानकी है। 3 मानकी या पाला कहते हैं। इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? पाला के नाम से, बिसोई के नाम से इसको हम लोग बिसोई के नाम से यहाँ पे क्या करते हैं? जानते हैं। अब बिसोई जो होता है वो क्या होता है? सेकुलर हेड होता है किसका? पाला का। उसके बाद ये नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा? मानकी के द्वारा ये नॉमिनेट होते हैं। इस तरह से अब हम लोग देखे थे कोल्हान क्षेत्र में मानकी और मुंडा का क्या दायित्व रहा है? तो हो विद्रोह होता है 1821 में। और उसके बाद यहाँ पे कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के तौर पे इसको जाना जाता है। और फिर 1831 और 32 में कोल विद्रोह होगा। और आपका यहाँ पे एक प्रशासनिक इकाई यहाँ पे बनता है जिसका नाम जो है वो आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तौर पे इसको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद ये जो टॉपिक है हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे इस साइड यहाँ पे होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है रेगुलेशन ना 13 के तहत 1833 में ये एक्ट आता है। इसको हम लोग साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम में जानते हैं। इसके प्रथम एजेंट जो थे वो कौन थे? कैप्टन विल्किंसन, कोलान प्रशासन के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य, ये तो आपको सेम टू सेम समझाया गया, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 उद्देश्य था। हकूकनामा में यहाँ पे आपको सनद या पट्टा दिया जाता है और कहाँ मुंडा का जो गांव के हेड होते हैं मुंडा को बताया गया, एरिया के हेड मानकी को बताया गया और पीड़ का हेड यहाँ पे पीड़ मानकी को बताया गया। और इस तरह से ये रिवाज जो है अभी भी वर्तमान समय में भी जारी है और इस तरह से भारत सरकार इसको मान्यता देती है। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज आपको समझाया गया वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अब हम लोग लास्ट में इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का उसको देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए जो हम लोग पढ़े उससे सवाल बनता है या नहीं। तो पहला सवाल जो है यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया? तो थॉमस विल्किंसन, जो कि आपको पढ़ाते के दौरान आपको बताया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो 7वां जेपीएससी हुआ था उसमें अगर देखिएगा तो पूछा है मुंडा गांव में पंचायत की बैठक खाली स्थान नाम में होती है तो अखड़ा में होती है। एक्चुअली यहाँ पे मुंडा मानकी में कंफ्यूजन हो गया और मुंडा से ये लोग पूछ गया तो क्वेश्चन बनाने वाला भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका दिया गया है आपका बैकलॉग में जो एग्जाम हुआ था 2024 में उसमें क्या पूछा देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होता है? यानी मुंडा पे कौन लागू होता है? ये ग्राम के प्रधान होते हैं, पीड़ के प्रधान होते हैं, जिला के प्रधान होते हैं, प्रांत के प्रधान। तो पीड़ के प्रधान तो होते नहीं है, पीड़ के प्रधान तो मानकी होते हैं। तो मुंडा किसके प्रधान होते हैं? तो ग्राम के प्रधान होते हैं। तो इस तरह से अगर चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से आप पढ़िएगा तो कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई परेशानी आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।